Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you are all doing very well. So in today's video, we'll be discussing the first unit of the background reading of literature and cinema. और इनका नाम है माधव प्रसाद जो कि एक इंडियन फिल्म स्कॉलर हैं. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Madhav Prasad. M. Madhav Prasad is an eminent scholar of cinema and cultural theorist. तो देखो जो माधव प्रसाद हैं ये एक एमिनेंट स्कॉलर हैं, ठीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कॉलर हैं ऑफ सिनेमा एंड अ कल्चरल थ्योरिस्ट. तो थ्योरिस्ट का क्या मतलब होता है कि ये देखो सिनेमा और कल्चर ये दोनों ही तरीके से जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए ये क्या है, एमिनेंट स्कॉलर ऑफ सिनेमा एंड अ कल्चरल थ्योरिस्ट, एंड ही इज़ अ प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल स्टडीज़ इन द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद. तो ये कल्चरल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर भी है इन द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद में. And apart from various path-breaking articles and research papers, Prasad had written two books, namely Ideology of the Hindi Film, A Historical Construction 1988, and Sign Politics, Film Stars and Political Existence in South India 2014. तो इन्होंने ये दो बुक्स लिखी हैं. पहला कौन सा, आइडियोलॉजी ऑफ द हिंदी फिल्म अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, जो कि 1998 में लिखी थी, और दूसरी बुक जो है वो है फिल्म स्टार्स एंड पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस इन द साउथ इंडिया. कब लिखी गई थी ये, 2014 में. As in the evident from the subject of his books, Prasad extensively deals with cinema and mass culture in India and has been instrumental in rethinking the academic study of cinema in India. तो जैसा कि इनकी बुक्स को देख के उनके बुक्स के सब्जेक्ट से ये बात क्लियर होती है कि ये भारत में सिनेमा और मास कल्चर से एक्सटेंसिवली डील करते हैं और साथ ही साथ ये इंडिया में academic स्टडी तक पहुंचने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. And Prasad has formulated key theories and concepts in the study of Indian films which can help us understand the characteristics which set it apart from other cinemas from around the world. और इन्होंने इंडियन फिल्म्स के स्टडी में कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बनाए रखा है जो हमें उन क्वालिटीज़ को समझने में मदद कर सकता है जो इस पूरी दुनिया के बाकी सारे सिनेमा से अलग करते हैं, ठीक है. तो ये था हमारे इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर. अब हम चलते हैं एनालिटिकल समरी पे. We shall now look at the chapter titled The Absolutist Gaze, Political Structure and Cultural Form from Madhava Prasad's Ideology of the Hindi Film, A Historical Construction. तो इस वीडियो में जिस चैप्टर को आज हम रीड करने वाले हैं उस चैप्टर का टाइटल क्या है, द एब्सोल्यूटिस्ट गेज. और इसको हमने कहाँ से लिया है, जो इनकी लिखी गई एक बुक थी, आइडियोलॉजीज ऑफ हिंदी फिल्म अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन. तो ये जो चैप्टर हम रीड करने वाले हैं इसमें द एब्सोल्यूटिस्ट गेज ये इसी बुक से लिया गया है और ये एक चैप्टर है, ठीक है, इसी बुक का एक चैप्टर है जिसको कि आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस चैप्टर प्रसाद अनपैक्स द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स, प्लॉट्स और स्ट्रक्चर्स इन मेन स्ट्रीम नैरेटिव सिनेमा. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के जो भी फॉर्मेट्स होते हैं, जो भी प्लॉट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सिनेमा में, यानी जो भी मूवीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से, तो उसमें किस किस तरह से अलग अलग फॉर्मेट्स, प्लॉट्स और स्ट्रक्चर से वो चीज़ें बनाई जाती हैं. द टू मेजर फॉर्म्स एक्सप्लोर्ड आर रियलिज्म एंड मेलोड्रामा. तो जो दो तरीके के मेजर फॉर्म हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, रियलिज्म एंड मेलोड्रामा. In terms of style, these are two very different methods of storytelling in cinema. तो देखो अगर हम स्टाइल की बात करें तो ये दोनों बहुत ही अलग मेथड है स्टोरी टेलिंग करने की, स्टोरी को बताने के सिनेमा में, ठीक है. कौन दोनों, रियलिज्म एंड मेलोड्रामा. तो देखो रियलिज्म और मेलोड्रामा ये क्या होता है. मेलोड्रामा तो हमने कई बार सुना है कि ज़्यादा ड्रामा मत करो, ज़्यादा मेलोड्रामा हो गया ये, है ना. तो इसको हम आज समझते हैं इस वीडियो में. देखो रियलिज्म क्या होता है, इट इमर्ज्ड इन मिड 19th सेंचुरी इन फ्रांस. तो ये मिड 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था, तब आया था रियलिज्म, कब, फ्रांस में. इट बिगेन आफ्टर 1948 रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस. तो फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन हुआ था कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिनेमा में दिखाई जाती है लेकिन वो रियल नहीं होती है, ठीक है. तो अगर वो रियल नहीं होती है तो उस चीज़ को ये लोग रिजेक्ट करते थे और उसमें रियल चीज़ें डालते थे ताकि पीपल जो है वो अपनी स्टोरी से रिलेट कर सके, अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट कर सके इन सारी चीज़ों को, ठीक है, जो भी वो लोग स्टोरी
जो भी चीज़ें वो लोग सिनेमा में दिखाते हैं उस चीज़ को लोग उससे कनेक्ट कर सके, क्योंकि अगर वो लोग ओवर कर देते हैं तो फिर काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी से हट के हो जाती है वो चीज़ें, फिर वो उस कहानी से जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी को रिलेट नहीं कर पाते। तो अगर रिलेट ही नहीं कर पाते तो फिर उनकी मूवी चलती भी नहीं उस टाइम पे, उनका जो सिनेमा है फिर वो चलता भी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया, मेलोड्रामा को, और रियलिज्म को लेके आए। एंड इट फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स, नॉट द पास्ट, नॉट एनी सुपर नेचुरल थिंग। तो देखो ये जो रियलिज्म है इसमें क्या हुआ कि इसमें जो भी चीज़ें थी, जो भी मूवीज़ थी, जो भी इनकी स्टोरी थी, वो सब करंट अफेयर्स पे बनाई जाने लगी, ना ही किसी पास्ट पे जो पुरानी हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो अनबिलीवेबल हो, जो सच में है ही नहीं, सुपर नेचुरल चीज़ें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ये लोग रिजेक्ट करते थे क्योंकि इनको रियलिज्म को लेके आना था, जिससे कि लोग अपनी ज़िंदगी से इन कहानियों को जोड़ सके। ठीक है, अपनी कहानियों को रिलेट कर सके। Realism in the film and TV is an approach that seeks to portray life without excessive stylization or dramatization। तो रियलिज्म किसी फिल्म या फिर टीवी में क्या है कि ये किसी भी इंसान के लाइफ को पोर्ट्रे करती है विदाउट एग्जेसिव स्टाइलाइजेशन एंड ड्रामेटाइजेशन, यानी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जैसे चीज़ों को एग्जैजरेट कर देते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा इमोशन को दिखाना। अगर कोई इंसान थोड़ा सा उदास है तो उसमें बहुत ज़्यादा रो देना, कोई हल्का सा खुश है तो बहुत ज़्यादा खुशी दिखा देना। तो ये सारी चीज़ें एग्जेसिव नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल होती है, जितना कि हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल होता है उतना, ताकि हम चीज़ों को रियलिटी में फील कर सकें। And it's an attempt to capture the mundane, the ordinary, and the authentic aspects of human existence and hopefully make them entertaining and meaningful to the audience। तो ये एक तरीके से अटेम्प्ट है कि किसी भी चीज़ को अगर वो लोग कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें मंडेन का मतलब होता है सोशली, ठीक है, यानी जो भी समाज में चल रही हैं उन सारी चीज़ों को लेके चले, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल होती है लोगों के साथ वो सारी कहानियाँ डाले, एंड ऑथेंटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड होपफुली। और देखो क्या करते हैं, मतलब इन्हीं सारी नॉर्मल चीज़ों से, ऑर्डिनरी चीज़ों से, ऑर्डिनरी कहानियों से वो कोशिश करते हैं कि ये ऑडियंस को एंटरटेन करे और इनकी कहानियाँ जो है वो मीनिंगफुल हो, यानी कुछ सेंस तो बने कि अगर वो लोग कुछ भी सिनेमा में, कुछ भी मूवीज़ वगैरह जो कहानी बना रहे हैं उसका कुछ सेंस तो हो, ताकि लोग उसको देखें। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स ओवर अ कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट। और ये किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है कि इसमें रियल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी जैसा उनका मेंटली इमोशनली कंडीशन है वैसा ही उनका अपीयरेंस भी है, वैसे ही वो बाहर से भी दिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि रियलिज़म का मतलब होता है कि चीज़ों को रियल प्रेजेंट करना, ठीक है, चीज़ों को रियल दिखाना, ताकि अगर वो लोग रियल चीज़ें दिखाएंगे तो जो ऑडियंस है वो उस चीज़ को खुद से रिलेट कर सके, ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई हमसे कुछ रिलेटेड है, हम इसको खुद से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको रिलेट कर पाएंगे तो ऑडियंस जो है वो ज़्यादा एंगेज होगी उनके कंटेंट से, ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे रियलिज़म। तो अब हम चलते हैं मेलोड्रामा पे। मेलोड्रामा क्या होता है? अ मेलोड्रामा इज़ अ स्टोरी और प्ले in which there are a lot of exciting or sad events and in which people's emotions are very exaggerated। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में मेलोड्रामा क्या है, ये एक तरीके की स्टोरी है, प्ले है, जिसके अंदर काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती है या फिर सैड इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें कि पीपल जो है उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि किसी भी नॉर्मल चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो ऐसे ही जो भी प्ले है, जो भी स्टोरी है, जो भी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी इवेंट्स होते हैं, अगर सैड है तो उसमें एग्जैजरेट कर देते हैं उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा सैड कर देना, ठीक है, और अगर हैप्पी है तो उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर देना, तो जिसको हम कहते हैं ना ओवर ड्रामेटिक, तो वो चीज़ हो जाती है मेलोड्रामा में, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ओवर एक्टिंग। फिर आगे हमारे इस चैप्टर में छोटा सा टॉपिक है द फ्यूडल फैमिली रोमांस। One of such specific symptom of modernity in the Hindi film form has been desired by Madhav Prasad as feudal family romance, that is a form of family melodrama where the feudal patriarchal framework acts as a moral superego। तो ये देखो फ्यूडल फैमिली रोमांस जो है ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है ऑफ मॉडर्निटी इन द हिंदी फिल्म, ठीक है, और इसको माधव प्रसाद ने अच्छे से डिस्क्राइब किया है एज फ्यूडल फैमिली रोमांस, जिसका मतलब है कि एक तरीके का फॉर्म है, ठीक है, एक तरीके का टर्म है जिसके अंदर फैमिली मेलोड्रामा दिखाया जाता है, वेयर द फ्यूडल पेट्रियार्कल फ्रेमवर्क एक्ट्स एज अ मोरल सुपर ईगो। तो देखो इसका मतलब है, सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो
एक इस तरीके का फैमिली मेलोड्रामा जहाँ पे फ्यूडल पेट्रियार्कल फ्रेमवर्क, इसको आपको समझना है। फ्यूडल का क्या मतलब होता है, जब हायर रैंक वाले लोग, जो रिच पीपल होते हैं, वो अपने से गरीब लोगों को लैंड देते हैं, यानी ज़मीन देते हैं और प्रोटेक्शन का वादा भी करते हैं, और उसके बदले में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो लोग उनके लिए लड़ते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए लड़ते हैं, उनको उनकी इज़्ज़त भी करनी पड़ती है और उनकी ज़मीन पे उन्हीं के लिए इनको काम भी करना पड़ता है। इस तरीके का फैमिली मेलोड्रामा जो है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड है सुपर ईगो। इसका क्या मतलब होता है, ये एक साइकोलॉजी का टर्म है, हम कह सकते हैं। सुपर ईगो जो है इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि ये मान लो एक हमारा मोरल पार्ट है हमारे माइंड का, और ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट एक टॉपिक है छोटा सा कि वाई राजेंद्र कुमार हैड टू डाई। राजेंद्र कुमार जो हैं एक हिंदी फिल्म के सुपरस्टार रहे हैं। देखो इनका नाम था राजेंद्र कुमार, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाई है, एक एक हफ्तों तक इनकी मूवीज़ चलती थी। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम जुबली कुमार भी रख दिया गया था। ठीक है, तो वैसे तो इनका रियल नेम है राजेंद्र कुमार। तो इनको क्यों मरना पड़ा, इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ थी, जैसे कि हम कह लें चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, जो कि 1959 में लिखी गई थी, और दूसरा धूल का फूल, ये 1959 में लिखा गया था। दिल एक मंदिर, ये 1963 में लिखा गया था। तो ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जिनमें इन्होंने अपना बेस्ट किया। ठीक है, और इनकी एज, यानी देखो शुरू में तो सबकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब भी कोई नया कदम उठाने जाता है, स्पेशली जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो। ठीक है, तो ये भी इनका बहुत ज़्यादा शौक था कि ये भी मूवीज़ में आए, ये भी एक्टर बने। तो शुरू में जो इनके पेरेंट्स थे उन्होंने मना किया, इनके फादर ने, लेकिन बाद में ये कैसे भी करके मुंबई आए। इनके पास 50 रुपीज़ थे। उसके बाद इन्होंने अपना करियर बनाया। फिर जब ये 69 ईयर्स ओल्ड के हुए तब इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो ज़िंदगी थी लास्ट में देखो, जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया, शुरुआत में भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और लास्ट में भी जब ये मरने वाले थे उस वक्त भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इन्होंने बहुत सफ़र किया अपनी लाइफ में, और जब ये 69 ईयर्स ओल्ड के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था हमारा लिटरेचर एंड सिनेमा का जो बैकग्राउंड है उसका फर्स्ट पार्ट, रिटन बाय माधव प्रसाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो, क्योंकि इसको हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा है। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.